Okay, guys, so let us continue with our political science lessons. Okay, this is one segment that we will be, focusing on. Uh, Now, in the first class, we had started reading about what is democracy, and in the previous lesson, we looked at how, defining democracy is important, right? Democracy को जो है define करना जो है वो important है क्योंकि डेफिनेशन के आधार पर ही इसको जो है फिर नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से जो है डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, डिफरेंट इसको मान सकते हैं। लेकिन साथ साथ हमने ये भी देखा कि डेफिनेशन जो है वो एक स्टैटिक या कह सकते हो कि फिक्स्ड आइडिया नहीं हो सकता है। इट हैज़ टू कीप इवॉल्विंग, इसको जो है इवॉल्व करते रहना पड़ता है या करते रहने की ज़रूरत होती है बिकॉज ऑफ लाइक द वे इट्स लाइक द वर्ल्ड इज चेंजिंग, द प्रैक्टिसेस आर चेंजिंग। जिस तरह से डेमोक्रेसी के प्रैक्टिसेस में डेमोक्रेसी जो है उसके डिफरेंट फॉर्म्स डेवलप हो रहे हैं, उसके डिफरेंट तरीके के उसके प्रैक्टिसेस में जो है नए नए जो है शॉर्ट्स आ रहे हैं, है ना। पर्टिकुलरली विद दिस सोशल मीडिया एंड एवरीथिंग, लाइक डेमोक्रेसी हैज एन entirely new face, and in that context, democracy needs to be understood more in terms of its features. ठीक है, डेफिनेशन अगर डिफाइन करने की बात हम करेंगे अगर, तो डेफिनेशन को जो है डेफिनेशन में सिर्फ जो है एक बेसिक डेफिनेशन नहीं चलेगा। लाइक वी हैड स्टार्टेड विद दिस डेफिनेशन दैट डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, राइट। वी हैड स्टार्टेड विद दिस वर्किंग डेफिनेशन कि डेमोक्रेसी जो है वो सरकार का एक फॉर्म है जिसमें कि रूलर जो है वो लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। लेकिन इस बेसिक डेफिनेशन से भी बहुत सारे सवाल पैदा होते हैं, और अगर उन सवालों का आंसर आप खोज लोगे देन आई गेस यू विल हैव अ like better idea of what democracy is. Okay, so like first question, democracy is a form of government in which rulers are elected by the people. ठीक है भाई, right, rulers are elected by the people, वहां तक तो ठीक है। So let us say पहला, who are the rulers in this definition? इसमें रूलर कौन हो गए। दूसरी बात कि कौन से ऐसे ऑफिशियल्स हैं जो कि इलेक्टेड होने चाहिए गवर्नमेंट में, कौन से ऐसे ऑफिशियल्स हैं जिनका कि इलेक्टेड होना, जिनका कि जनता के द्वारा चुना होना जरूरी है डेमोक्रेसी कहलाने के लिए। दूसरी बात कि कौन से ऐसे डिसीजंस हैं जो कि नॉन इलेक्टेड ऑफिशियल्स ले सकते हैं डेमोक्रेसी में। क्योंकि देखो गवर्नमेंट का मतलब तो हो गया ना, गवर्नमेंट इज सम लाइक अ बॉडी दैट टेक्स डिसीजंस हाउ टू गवर्न द पीपल एंड एवरीथिंग, राइट। तो लॉट्स ऑफ डिसीजन मेकिंग इज इन्वॉल्व देयर, काफी सारा डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व है इस प्रोसेस में। तो अब इसमें यही उठता है कि कौन कौन सा डिसीजन लेने वाला आदमी जो है वो इलेक्टेड होना चाहिए, और फिर जो नॉन इलेक्टेड लोग हैं, मान लो कि जो कंपटीशन के थ्रू आए हैं या फिर मान लो कि किसी और तरीके से जिनको वो रोल मिला है, जॉब मिला है, तो वो फिर किस तरह के डिसीजन ले सकते हैं। दूसरी बात ये कि जनता के द्वारा चुने हुए होने चाहिए, ठीक है, लेकिन चुनने का प्रोसेस जो है वो कैसा होना चाहिए। व्हाट काइंड ऑफ इलेक्शन कंस्टिट्यूट्स ए डेमोक्रेटिक इलेक्शन। क्योंकि ठीक है, इलेक्टेड लोग जो होंगे, राइट, इलेक्टेड लोग जो होंगे, इलेक्टेड रूलर्स जो होंगे, तो वो डेमोक्रेसी है, ठीक है। लेकिन फिर वो इलेक्शन जो उनका होगा वो किस तरीके का होना चाहिए कि उसको हम डेमोक्रेटिक कहेंगे, राइट। कौन कौन से कंडीशंस हैं जिनको फुलफिल करना, व्हाट कंडीशंस मस्ट बी फुलफिल्ड फॉर एन इलेक्शन टू बी कंसिडर्ड डेमोक्रेटिक। किन कंडीशंस को जो है पक्का फुलफिल करना पड़ेगा ताकि आप किसी इलेक्शन को जो है डेमोक्रेटिक कंसीडर कर सकें, किसी इलेक्शन को आप जो है डेमोक्रेटिक मान सकें। नेक्स्ट, हु आर द पीपल हु कैन इलेक्ट द रूलर्स और गेट इलेक्टेड एज रूलर्स। ये भी तो बात है ना भाई, जनता के द्वारा चुने हुए होने चाहिए, लेकिन वो चुनने वाली जनता कौन होगी, राइट। तो हु आर द पीपल हु कैन इलेक्ट द रूलर्स, कौन से वो लोग हैं जो कि रूलर्स को चुन सकते हैं या फिर रूलर्स के तौर पर चुने जा सकते हैं। Should this include every citizen on an equal basis, or can a democracy deny some citizens this right? ये सब भी सवाल उठते हैं ना। क्या हर एक नागरिक को जो है बराबरी का इसमें इंक्लूजन मिलना चाहिए, शामिल होना चाहिए हर एक नागरिक को इसमें, या फिर कुछ लोगों को छांटा भी जा सकता है। पता है कि नहीं, हर एक कंट्री में आपको कुछ ना कुछ लोग मिलेंगे जो कि सिटीजन्स तो हैं बट वोटर्स नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर इंडिया की ही बात कर लो, तो क्या है, जो पैदा हुआ यहाँ पर वो भी इंडिया का सिटीजन है, लेकिन क्या वो अभी वोटर है? क्या अभी आप लोग अभी वोटर हो? नहीं हो ना। वोटर होने के लिए हमारे क्या है, 18 ईयर्स का एज होना चाहिए। तो अब यहाँ पर ये है कि क्या डेमोक्रेसी में कुछ सिटीजन्स को जो है इस राइट से डिप्राइव किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो कह दिया जाए कि एक पर्टिकुलर तरीके के
इस पर्टिकुलर जगह के लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं है, और लाइक पीपल इन प्रिजन कैन नॉट वोट, सिंपल एग्जांपल कि जेल में जो बंद है कैदी वो वोट नहीं डाल सकते। तो भाई वो भी तो वोटिंग एज के हैं, वो भी तो इंडिया के सिटीजन्स ही हैं, भले जेल में रहे हों, तो उनको वोटिंग राइट जो है वो मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। ये सभी कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनका कि हमको आंसर ढूंढना होगा। एंड फाइनली किस तरीके का, व्हाट काइंड ऑफ ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज डेमोक्रेसी, मतलब कि किस तरीके की सरकार होगी ये। डेमोक्रेसी के द्वारा चुनी हुई सरकार है, ठीक है, लेकिन किस तरीके की सरकार होगी ये, मतलब कि ये जो इलेक्टेड रूलर्स हैं क्या वो जो करना चाहे वो कर सकते हैं, मतलब मन हुआ कि चलो ठीक है मून पर ही हम जो है अपना कैपिटल बनाएंगे और बाकी जो है लोगों को आना होगा तो आएंगे वरना नहीं आएंगे, क्या इस टाइप का काम वो कर सकते हैं? या फिर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को जो है कुछ लिमिट्स के साथ फंक्शन करना जो है वो कंपलसरी है, उनको कुछ दायरे में रहना जरूरी है? क्या ये नेसेसरी है कि डेमोक्रेसी जो है अपने सिटीजन्स के कुछ राइट्स का रिस्पेक्ट करे? तो वेल इन्हीं सब क्वेश्चंस को आंसर करते करते या इन्हीं सब क्वेश्चंस को कंसीडर करते करते जो है हम लोग शायद डेमोक्रेसी के एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग तक पहुंचेंगे। So let us start with some examples. Your book provides an interesting example of Pakistan. Okay, पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने जो है मिलिट्री कूप किया था अक्टूबर 1999 में। दैट मस्ट बी मच बिफोर योर बर्थ, बट एनीवेज आई वाज अराउंड। ओके, हम लोग बचे थे, बट दैट वाज एन इंटरेस्टिंग इवेंट। हमारे लाइफ टाइम में पहला मिलिट्री कूप हुआ था, उससे पहले भी हो चुके थे। खैर, he overthrew a democratically elected government and declared himself the chief executive of the country. अब अभी तक में आप लोग जो है एग्जीक्यूटिव तो समझ चुके हैं, है कि नहीं? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी तीन पार्ट होते हैं ना, जिसमें एग्जीक्यूटिव कौन सा पार्ट हो गया? जो कि डिसीजन मेकिंग, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग द कंट्री, राइट, डिसाइडिंग इट्स डे टू डे अफेयर्स एंड एवरीथिंग। तो परवेज मुशर्रफ जो थे उन्होंने जो है डेमोक्रेटिकली जो चुनी हुई सरकार थी नवाज शरीफ की, उसको उड़ा दिया और अपने आप को जो है चीफ एग्जीक्यूटिव बना दिया कंट्री का, राइट। जैसे कि पूरी कंट्री जो है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज हो और ये बन गए मुकेश अंबानी। Okay. Later, he changed his designation to president, and in 2002 held a referendum in the country that granted him a 5-year extension. Okay, यहाँ पर एक नया वर्ड आपके लिए आया है, रेफरेंडम। रेफरेंडम वर्ड को जानना जरूरी है। अभी हाल फिलहाल में जो है रेफरेंडम का एक एग्जांपल आपको मिला होगा, जो ब्रेक्सिट का रेफरेंडम हुआ था कि शुड ब्रिटेन रिमेन इन द यूरोजोन और इट शुड लीव। ठीक है, यूरोपियन यूनियन में ब्रिटेन को रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। इट वाज फेमसली नोन एज ब्रेक्सिट रेफरेंडम। तो रेफरेंडम इज एक्चुअली अ डायरेक्ट डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस where a major decision or a major issue of national importance is directly decided through पब्लिक वोटिंग। अब देखो नॉर्मली जो है जिस तरीके का डेमोक्रेटिक फंक्शन हम लोग देखते हैं, ये जो है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंदर आता है। पता है कि नहीं आपको? हम लोग जो है जिस तरीके का डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस देखते हैं, ये इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में है कि हम लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन लेते हैं और फिर वो रिप्रेजेंटेटिव हमारे बिहाफ पे डिसीजन लेते हैं, है ना। तो ये इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी हो गई। लेकिन रेफरेंडम जो है वो एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एक प्रैक्टिस है, इसमें कि कोई अगर जब बहुत बड़ा कोई डिसीजन लेना होता है तो आप सीधा उसको एक क्वेश्चन के फॉर्म में जो है जनता के सामने डाल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शुड परवेज मुशर्रफ कंटिन्यू एज द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान? ओके, ये क्वेश्चन दे दिया गया और पब्लिक के पास जो है दो ऑप्शंस होंगे, यस और नो। ओके, तो पब्लिक जो है वो यस या नो में वोट कर देगी, और जब पब्लिक वोट कर देगी, अगर ज्यादा पब्लिक ने यस में वोट कर दिया तो मतलब कि परवेज मुशर्रफ क्या हो जाएंगे? प्रेसिडेंट बन जाएंगे। ठीक है, तो रेफरेंडम का डिसीजन आ गया। तो 2002 में जो है उन्होंने रेफरेंडम होल्ड किया भाई कि जिस रेफरेंडम में जो है उनको 5 साल आगे जो है एक्सटेंशन मिल गया प्रेसिडेंट के तौर पर कि अगले 5 साल तक आप जो है पाकिस्तान के प्रेसिडेंट रह सकते हैं। अब ये जो इलेक्शन हुआ, विच इज लाइक डायरेक्ट डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस और व्हाटएवर, ओके, तो इसमें पाकिस्तानी मीडिया, जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस थे, डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट थे, सबने कहा कि भैया इसमें झोलमाल है। ओके, मीडिया से लेके ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस और जो डेमोक्रेटिक एक्टिविस्ट थे, सबने कहा कि रेफरेंडम वाज बेस्ड ऑन मैल प्रैक्टिसेस एंड फ्रॉड। मैल प्रैक्टिसेस एंड फ्रॉड का मतलब क्या होता है? मैल प्रैक्टिस मतलब चीटिंग, बेईमानी वाला काम सब,
ठीक है, प्रैक्टिस तो प्रैक्टिस ही हो गया और मैल आगे जोड़ दिया, मतलब नेगेटिव, जो गलत प्रैक्टिस किया आपने, ठीक है ना। तो अगस्त 2002 में लेके उसके बाद जो है मुशर्रफ ने एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर इश्यू किया, ठीक है, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर। इसके तहत जो है पाकिस्तान के संविधान में चेंज कर दिया गया, अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। अब इस ऑर्डर के मुताबिक देखो अब क्या क्या होने वाला था, दैट इज इंपॉर्टेंट, और दैट इज यू नो लाइक आई मीन समथिंग दैट यू विल हैव टू कीप इन माइंड। डेमोक्रेसी ये डिसाइड करने के लिए कि इसको डेमोक्रेसी कहा जाए कि नहीं, क्योंकि देखो अब जो है मुशर्रफ जो है वो एक डेमोक्रेटिक पोस्ट होल्ड कर रहा है, प्रेसिडेंट का पोस्ट होल्ड कर रहा है, राइट। लेकिन अब संविधान में परिवर्तन करने के बाद उसने क्या किया है कि पावर्स को देखो किस तरीके से चेंज किया है। नाउ द प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज। प्रेसिडेंट जो है वो नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज को डिसमिस कर सकता है। तो नेशनल जैसे कि हमारे यहाँ पार्लियामेंट है ना, तो वैसे ही तो जो नेशनल असेंबली होगी या प्रोविंशियल, जैसे हमारे यहाँ स्टेट लेवल पर है ना, तो पाकिस्तान में प्रोविंसेस हैं, तो वहां पर जो चुने हुए जो लोग होंगे उनकी जो असेंबली होगी उसको डिसमिस करने का अधिकार प्रेसिडेंट के पास है। एंड रिमेंबर प्रेसिडेंट जो है वो चुना नहीं गया है, प्रेसिडेंट जो है वो बन गया है, राइट, रेफरेंडम के थ्रू। बट लाइक रेफरेंडम जो है बस कंटिन्यूएशन के लिए था, और वो रेफरेंडम भी कैसे जीता गया, तो सबने आरोप लगाया कि इसमें बेईमानी हुई थी, चीटिंग हुई थी गेम में। नाउ द वर्क ऑफ द सिविलियन कैबिनेट इज सुपरवाइज्ड बाय अ नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल व्हिच इज डोमिनेटेड बाय मिलिट्री ऑफिसर्स। ओके, जो भी सिविलियन कैबिनेट होगी, चाहे प्रोविंशियल असेंबली की हो या फिर नेशनल असेंबली की, ठीक है, उसके काम को सुपरवाइज कौन करेगा, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, जिसको डोमिनेट कौन करेंगे, मिलिट्री ऑफिसर्स। इसमें मिलिट्री ऑफिसर्स का डोमिनेशन था। अब जब भी कोई लॉ पास होगा, इस लॉ के पास होने के बाद इलेक्शंस करवाए गए नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज के, तो पाकिस्तान में इलेक्शन हो गया, रिप्रेजेंटेटिव्स जो थे उनके पास पावर भी था, लेकिन फाइनल पावर किसके पास अब है, फाइनल पावर जो है वो तो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के पास है, जो कि बेसिकली मिलिट्री डोमिनेटेड है। वही देखेंगे कि भाई ये लोग क्या डिसीजन लेता है, नहीं डिसीजन लेता है, फाइनल पास तो वो करेंगे फिर, ओके। और उसके बाद इस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के ऊपर कौन हो गया, तो परवेज मुशर्रफ हो गए, प्रेसिडेंट साहब, क्योंकि उनके पास तो ये भी पावर है, एक तो वो मान लो कि मिलिट्री के हेड तो रहे ही हैं साथ ही साथ, और साथ साथ उनके पास ये भी पावर है कि वो जो है इन असेंबलीज को कभी भी डिसमिस कर सकते हैं, तो फाइनल पावर उनका भी हुआ। तो इस तरीके से पावर जो है वो किसके पास रहेगी, मिलिट्री ऑफिसर्स एंड जनरल मुशर्रफ हिमसेल्फ। अब यहाँ पर देखो बहुत सारे रीजंस हैं कि अब इसको हम डेमोक्रेसी नहीं कह सकते हैं, लेकिन चलो एक पे फोकस करते हैं। पहली बात ये कि जो रूलर्स, जो कि जनता के द्वारा चुने गए हैं, क्या रूलर्स जो हैं, जो रूल करने वाले हैं, क्या वो पाकिस्तान की जनता के द्वारा चुने गए हैं, नॉट एग्जैक्टली, ओके, नॉट एग्जैक्टली। क्यों, क्योंकि देखो लोगों ने जो है अपना रिप्रेजेंटेटिव चुना है नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज के लिए, लेकिन वो जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं वो असली में रूलर तो है ही नहीं, क्योंकि वो फाइनल डिसीजन नहीं ले सकते हैं, समझे कि नहीं। जो फाइनल डिसीजन होगा वो किसके पास होगा, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के पास होगा, जिसमें कि आर्मी ऑफिशियल्स इन्वॉल्व हैं, और साथ साथ जनरल मुशर्रफ या प्रेसिडेंट मुशर्रफ के पास होगा। और ना तो जनरल मुशर्रफ पब्लिक के द्वारा चुने गए हैं, और ना ही ये आर्मी के ऑफिशियल्स पब्लिक के द्वारा चुने गए हैं, राइट। तो इस तरह से मान लो कि बहुत सारे डिक्टेटरशिप और मोनार्कीज में भी होता है, जहां पर कि एक इलेक्टेड पार्लियामेंट होती है, गवर्नमेंट होती है, लेकिन असली पावर उनके पास होती है जो कि इलेक्टेड नहीं है, ओके। कुछ कंट्री में रियल पावर जो है वो कुछ एक्सटर्नल पावर, रियल पावर जो है वो कुछ एक्सटर्नल पावर्स के हाथ में होती है, और लोकली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के पास नहीं होती है, ठीक है। और ऐसे में जो है आप इसको पब्लिक का रूल नहीं कह सकते हैं, ठीक है। जो रूलर है वो एग्जैक्टली पब्लिक के द्वारा नहीं चुना हुआ है, और इससे हमको जो है पहला एक इंपॉर्टेंट फीचर मिलता है, इन ए डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। कि डेमोक्रेसी में जो फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर है वो डेफिनेटली उन लोगों के साथ रहना चाहिए जो कि जनता के द्वारा चुने गए हैं, ओके। So well, that is about the rulers. Now in the next one we are going to look at the electoral competition and everything, but for today let it be.